कक्षा 12वीं हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के विषय में समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आइए अलंकार आगे पढ़ते हैं। अलंकार की परिभाषा, जैसे मैंने आपको बताया ना, अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाने वाले? काव्य की, ठीक, शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। ये हुई परिभाषा। अब आता है अलंकार अनेक प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए आइए ये भी पढ़ते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें इस प्रकार से अलंकार के प्रकार, तो सबसे पहला आता है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्थिर अलंकार, व्याज निंदा, अन्योक्ति, है ना, विभावना अलंकार, फिर है व्यतिरेक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से आपको ये अलंकार दिए गए हैं। अब अलंकार जो है इनको हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से अलंकार कौन कौन से प्रकार के हैं, ठीक है ना, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या है, इस प्रकार से अलंकारों को हम पढ़ेंगे। और परिभाषा यमक अलंकार की ये दी हुई है, ठीक है ना, कि जब एक ही शब्द की बार बार भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर कौन सा बताया था मैंने? यमक अलंकार, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? यमक अलंकार। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोरात जग व खाए बोरा। क्यों? यहाँ पर देखिए आप, जो शब्द है एक ही शब्द की आवृत्ति, ये कनक है ना, कनक, फिर है ना, फिर इसमें तय सौ, तो ये जो शब्द की आवृत्ति हुई है वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। ये आपको परीक्षाओं में आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी परिभाषा लिख के इसका उदाहरण आप लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है और इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, कनक कनक जो शब्द से मैंने बताया 2 बार आया। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है ना, जो मैंने आपको यमक अलंकार जो मैं पढ़ा रही थी, तो वो जो हमने आपको उदाहरण बताया उसी का ये अर्थ है कि क्यों, मतलब ये 2 बार आया। तो कनक माने होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा। इस प्रकार से अब आता है दूसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है? चिपका। जहां पर किसी शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हो अथवा निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी, क्या होगी ये परिभाषा। इस प्रकार श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, किस जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। अब इसके बाद आता है विशेषोक्ति अलंकार, ये पढ़ेंगे हम। जहां कारण विद्यमान होने पर भी कार्य नहीं होता है वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता। कारण है पर कार्य नहीं होता, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति। उदाहरण, नेह नैन ही को कछु, उपजी बड़ी बलाय, और नीर भरे नित प्रीत रहे, तऊ ना प्यास बुझाए। ये इसका क्या है? ये उदाहरण दिया हुआ है। चलिए, तो इस प्रकार से विशेषोक्ति कि जहां कारण विद्यमान है पर कार्य नहीं होता, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर नैनों को नीर यानी जल से पूर्ण बताया गया है, ठीक है, फिर भी उसकी पिपासा जो है शांत है, मतलब हमारी आंखों में क्या है? भरा हुआ जल, फिर भी शांत नहीं हो रही है, नहीं बुझती, ठीक है। प्यास बुझाने का साधन क्या है? नीर यानी जल, फिर भी प्यास शांत नहीं हो पा रहा है, तो अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? विशेषोक्ति अलंकार। कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्योक्ति, ये वाला जो दिया है अन्योक्ति अलंकार। जहां किसी अन्य वस्तु का या व्यक्ति को दृष्टिपथ में रखकर कोई बात किसी से कही जाती है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार, अन्य को रख के, अन्य व्यक्ति को रख के, है ना, दृष्टिपथ रखते हुए, ठीक है ना, तो अन्य बात यदि कही जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार अन्य के लिए कही गई बात जो होती है वो कौन सी होती है? वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, जैसे माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, ठीक है ना, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए और काल हमारी बार। ये इसका है। अब इस उदाहरण में देखिए, प्रत्यक्ष कथन माली
में प्रत्यक्ष कथन क्या है यहाँ पर जो दिया माली, पुष्प तथा कलियों के विषय में है। परंतु दूसरा प्रस्तुत अर्थ यह है कि यहाँ पर जो मृत्यु मतलब जो काल, युवा तथा बूढ़े है ना, तो यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से काल ही हमारी बात, मतलब ऐसा आभास है कि काल मतलब युवा और तथा बूढ़े, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। यानी अन्य के लिए जो बात कही जाती है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे, यहाँ पर विभावना अलंकार, ठीक है, कौन सा है? विभावना तथा विशेषोक्ति अलंकार में अंतर कौन सा? यहाँ विभावना आता है लिखने के लिए कि कई बार आप इसमें अंतर लिखिए, ठीक है। तो विभावना अलंकार जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं। और विशेषोक्ति में कि जहां पर कारण होते होने पर भी कार्य ना हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक, तो ये आपको अंतर भी लिखने के लिए आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, ये विभावना अलंकार का उदाहरण कई बार आता है कि अंतर लिखते उनका परिभाषा लिखते उनको उदाहरण लिखे। और विशेषोक्ति अलंकार, अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय, हृदय है ऐसा बिनु वाणी है ना वक्ता बड़ जोगी, और आंसू से घुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। और जो मैंने आपको ऊपर समझाया ये था विभावना अलंकार का उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार से आप इनमें अंतर और उनके जो उदाहरण है उसको आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ब्याज स्थिति, और अब यहाँ पर हमने अभी पहले विभावना विशेषोक्ति, ब्याज स्थिति और ब्याज निंदा, ये तो आता ही है, कई बार आ चुका है पेपर में, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ब्याज स्थिति, ब्याज स्थिति में निंदा के बहाने, किसके बहाने? निंदा के बहाने जहाँ सराहना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज स्तुति करना। और ब्याज निंदा में, जहाँ ब्याज निंदा में प्रशंसा के बहाने क्या की जाए? निंदा की जाए, उसे हम ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। तो ये प्रकार, ये हुआ ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार में अंतर, ठीक है। तो ये पेपर में आता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिए परीक्षा के लिए। ब्याज स्तुति, इसका उदाहरण, ठीक है, इसका उदाहरण कि निश दिन पूजा करत रहत श्याम बूढ़ी तब रंग, और जन्म जन्म की देह की छीनत हो एक संग। ये जो है उदाहरण, ये उदाहरण है आपका ब्याज स्तुति उसका, ठीक है। अब है ब्याज निंदा का जो उदाहरण हम पढ़ेंगे वो क्या दिया है? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग ईस, ये जो दिया गया है ये ब्याज निंदा। तो मैंने आपको इन दोनों में अंतर भी बताया है ना कि ब्याज निंदा क्या है और ब्याज स्तुति क्या है, और इन दोनों के मैंने आपको क्या बताया? उदाहरण भी बताए। तो बेटा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकी परिभाषा लिखते हुए इनको उदाहरण बताइए, तो आप इनको बहुत अच्छे से अलंकारों को क्या करिए? याद करते जाइए। जी व्याकरण जो है आती ही है इसमें एग्जाम में, तो इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे सिए सुबरन सुख माकर सुकद नथोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, ये दिए हुए, देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ है। तो मैंने क्या समझाया कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण इसका देखिए दिया सी, जैसे मैंने भी आपको पढ़ा। अब यहाँ पर सीता के शरीर को स्वर्ण के समान बताकर भी सीता के अंग में स्वर्ण की अपेक्षा कोमलता की विशेषता मतलब जो है बताई गई है। उनको स्वर्ण का मतलब सही बता करके उनकी मतलब यहाँ पर स्वर्ण है ना, उनकी कोमलता की विशेषता को बतलाया। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये है व्यतिरेक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ठीक है, जिस संरचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति आगमन एक या दो बार से अधिक होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जैसे उदाहरण ये दिए हुए ना, तो ये अनुप्रास अलंकार उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें घेर रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछे हुए अंबर और घटतल में। तो यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ पर हमने दो बार ही मतलब दो इसका लिया हो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पे जो चा शब्द है वर्ण की आवृत्ति जो कई बार आई, चा चा चा, है ना, तो इस प्रकार से कई बार, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो मैंने क्या बताया, जिस रचना में आपको
अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताई कि यहाँ पर चा चा शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, व्यंजन वर्ण है ना, का खा गा घा चा छा जा जाते, ये व्यंजन वर्ण जिसमें रहता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। तो उसमें जब आवृत्ति होती है तो इस प्रकार से हुआ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार बच्चे मैंने आपको जो समझाया बताया कि ब्याज स्थिति ब्याज निंदा अलंकार की परिभाषा, तो ये जो मैंने अलग अलग बताया, इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, विभावन और विशेषोक्ति में अंतर है ना। तो ये अंतर पूछे भी जाते हैं और अंतर लिखने भी आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है इसको, जैसे ब्याज स्थिति में जैसे हमने पहले आपको समझा चुके, तो आपको लिखना है कि जहाँ स्तुति में निंदा के बहाने क्या की जाए, सराहना की जाए, उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा ऐसे बीच में करके और दोनों तरफ किसी प्रकार से मतलब जिसमें अंतर है आप अंतर बता के, या उसका जो उदाहरण है तो उसका उदाहरण धड़ उधर दोनों करके आप लिख करके बता सकते हैं। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ब्याज निंदा ना, तो ब्याज निंदा, अच्छा ये ध्यान रखना है कि जहाँ स्तुति का यदि पूछा जा रहा है तो स्तुति में निंदा के बहाने सराहना की गई है, और ब्याज निंदा का यदि बताया जा रहा है तो यहाँ पर निंदा में प्रशंसा के बहाने क्या की गई है, निंदा की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको इसके जो उदाहरण है वो भी लिखने के लिए आते हैं कि, और कई बार नहीं भी पूछा जाता तो ऐसे ही आ जाता है ब्याज स्थिति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्न कोई कैसा भी आ सकता है, अंतर में आ सकता है, या कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रश्न 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर है ना, इस तरीके से, तो भी आपको उसको क्या करना, बहुत अच्छे से याद करना है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने अभी आपको ब्याज स्थिति और ब्याज निंदा का समझा, सेम मतलब उसी प्रकार विभावन और विशेषोक्ति अलंकार में आपको अंतर है ना। तो ये मैं भी अभी आपको मैंने समझाया विभावन अलंकार, तो इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हैं कि एक तरफ विभावन अलंकार लिख लें, एक तरफ विशेषोक्ति अलंकार लिख लें, ठीक है, और फिर उसके दोनों उदाहरण जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको उसके हिसाब से उसको लिखना है और पढ़ाना, याद करना है और लिखना है, ठीक है। तो जहां कारण के बिना, यहाँ भी ध्यान रखिए जैसे मैंने निंदा और स्थिति में बताया कि यहाँ पर कि विभावना में क्या है, कारण के बिना, मतलब कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही, तो वो कौन सा विभावना। कई बार बच्चे क्या करते हैं उसका उल्टा लिख देते हैं, तो आप यदि गलत लिखेंगे बच्चों तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज का, जैसे विभावना जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो, ठीक है, तो वो कौन सा है, ध्यान रखना है आपको कि कौन सा अलंकार आएगा, विभावना अलंकार आएगा। और विशेषोक्ति में क्या है कि जहाँ कारण होने पर भी, मतलब कारण है लेकिन फिर भी वहां कार्य नहीं हो रहा, वो विशेषोक्ति। बार बार इस चीज को ये आते भी हैं, कई बार एग्जाम में पूछे आते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो आप ध्यान रखें विभावना जहाँ कारण के होने पर, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना, और जहाँ कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति क्या होती है, नहीं होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति। इस प्रकार से जैसे ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति अलंकार, विशेषोक्ति या विभावन अलंकार, इनमें अंतर पूछे जाते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से क्या करना बच्चों, पढ़ना है और याद भी करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को पढ़ना है, गलत नहीं करना है, और आप अच्छे से इसको क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे बताया था कि कैसे विशेषोक्ति अलंकार का, कि जहाँ कारण विद्वान होने पर कार्य नहीं होता, विशेष अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, कि ने नहीं तो कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे ने तो प्रीत रहे तऊ न प्यास, मतलब कि हमारे मतलब जो है नैनों में क्या है, जल भरा, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ कारण विद्वान है, कारण है ना कि आंखों में क्या है, पानी, फिर भी मतलब क्या नहीं हो रही, प्यास नहीं बुझ रही है। तो वहां पर जो समझाया मैंने उसका ये उदाहरण था कि आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं कई बार यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था श्लेष अलंकार, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था चिपका हुआ, ठीक है, जहां पर किसी शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपका हुआ, मतलब शब्द नहीं, मतलब चिपका मतलब अर्थ मिश्रित रहता है ना, अर्थ रहता है, तो उसका अर्थ ये माना जाता है कि चिपका हुआ। जहां किसी शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए, एक से अधिक अर्थ क्या होते हैं, चिपके अथवा निकलते हैं। चिपके मतलब एक से अधिक अर्थ का निकलना, एक से अधिक अर्थ का होना, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रकार से श्लेष का अर्थ होता है चिपका। ये आता है पेपर में कई बार भी आते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्लेष, मैंने आपको इसको दोबारा समझाया ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि जो अंतर आते हैं, परिभाषाएं आती हैं लिखने के लिए, ऊपर नीचे नहीं, आपको ध्यान से रख के पढ़ना है कि किस प्रकार से। इस प्रकार मैंने आज आपको क्या पढ़ाया बच्चों, अलंकार पढ़ाए, समझाए, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको बहुत ध्यान से याद करिएगा। अंतर याद कर रहे हैं तो अंतर याद करते समय ध्यान रखें कि किसका क्या इसकी परिभाषा है, सही क्या है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप घर पे पढ़ते जाइए बेटा, परीक्षा की तैयारी आप करते जाइए। धन्यवाद।